बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका मई जून 2019 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट है वो करने जा रहे हैं। मल्टीपल चॉइस में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड। यू कैन गो टू कराचीज अकेडमी प्लेलिस्ट, वहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक सब मौजूद हैं। 3 लेक्चर्स के अंदर ये मैंने करवाए हैं, आप वहाँ से मिल जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल है। एज आई हैव बीन टेलिंग यू सिंस आई हैव रिकॉर्डेड माय लेक्चर्स कि जो इम्पोर्टेंट है अकाउंटिंग के अंदर बात, वो 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं अकाउंटिंग में। एक तो ये है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और सेकंड ये है कि आप प्रैक्टिस करें। अगर आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे भी हैं लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो टेक माय वर्ड्स कि फिर आप एग्ज़ाम के अंदर पेपर को मैनेज करना आपके लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम होगा। और प्रैक्टिस करने के लिए आप मटेरियल कहाँ से लाएं और किस मटेरियल के थ्रू प्रैक्टिस करें, तो उसका बेस्ट जो मेथड है वो ये है कि आप प्रीवियस पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व करना शुरू करें। जब आप प्रीवियस पेपर्स को करते हैं तो उससे 2 एडवांटेज होते हैं। पहला एडवांटेज आपको ये होता है कि आपको एग्जामिनर का, जो भी एग्जामिनर है उसका स्टाइल आपको पता चलता है कि वो डिफरेंट किस्म के जो क्वेश्चंस हैं उसको वो किस तरीके से सेट कर रहा है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वो टाइम एंड अगेन बार बार रिपीट करता है, पूछता है। और रिपीटेडली जब आप ये पेपर्स करते हुए आते हैं तो वो फिर सेकंड नेचर बन जाती है आपकी। जैसे आपने ड्राइविंग अगर फर्स्ट टाइम सीखी हो तो आपको पता है कि ड्राइविंग जो है दुनिया का मुश्किल तरीन काम, या ड्राइविंग ले लें या किसी और चीज़ को ले लें जो फर्स्ट टाइम आपने करा हो, तो आपको लगेगा कि यार मुश्किल तरीन काम है। लेकिन जब रिपीटेडली आप उसको करते हैं तो वो सेकंड नेचर बन जाता है कि आप ऑटो पे चले जाते हैं और आप उसको कर भी रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता और वो काम हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब ये पास्ट पेपर्स की आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो फिर वो तमाम चीज़ें जो एग्जामिनर बार बार पूछता है उसकी इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि एग्ज़ाम में वो जब पूछेगा तो आपका जहन ऑटोमेटिकली तौर पे जो है उसको बहुत आराम के साथ मैनेज भी कर लेगा एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू गेट A+ इन योर एग्जाम्स। पास्ट पेपर्स में अगर आप जाएं तो कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर आपको शायद किसी और जगह भी मिलें ऐसी चीज़ें, लेकिन अगर आप कराचीज अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाते हैं और उसकी प्लेलिस्ट में जाकर देखें तो ओ लेवल से रिलेटेड बहुत मटेरियल है जो मैंने रिकॉर्ड करवाया है। इवन ये कि अगर आप कैम्ब्रिज का स्पेसिमेन पेपर से लेके 2018 आई थिंक समर तक अगर आप जाएं तो पास्ट पेपर्स आपको पेपर 2 तो आपको कंप्लीट हल किया हुआ मिलेगा। काफ़ी अटैम्प्ट्स के पेपर हैं जो मैंने कराए हैं और मल्टीपल चॉइस में करवा भी रहा हूँ अभी। 2020 आपको पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा डिफरेंट जो डिफ़िकल्ट किस्म के टॉपिक्स हैं वो भी मैंने कराए। रिकवरेबल डेट्स के ऊपर पूरे लेक्चर मौजूद हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है उसके ऊपर काफ़ी लेक्चर्स मौजूद हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग पर भी लेक्चर्स हैं। पार्टनरशिप के ऊपर आपको काफ़ी मटेरियल मिलेगा जो AS लेवल के लिए मैंने रिकॉर्ड कराए थे। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ द थिंग्स फॉर प्रैक्टिस, और ये सब फ्री है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। आप जाएं और अपने जो कंसेप्ट्स हैं उसको रिफ़्रेश करें और प्रैक्टिस करें। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। 21 में कहता है कि मरियम प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मरियम ने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी कि ट्रेड रिसीवेबल मरियम के पास जो था $5000 का था, कि मरियम को अपने कस्टमर से शी हैज़ टू टेक मनी फ्रॉम हर कस्टमर्स $5000 साल के शुरू में, और साल के एंड के अंदर इसकी पोजीशन ये थी कि 31 दिसंबर 2018 को $3500 जो है वो इसको अपने कस्टमर से लेने थे। रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 के 2018 का जो ईयर था उस ईयर के अंदर शी रिसीव्ड मनी फ्रॉम हर कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर से $47,500 की जो रकम है वो इसने रिसीव करी अपने कस्टमर से। पूछता क्या है, कहता है व्हाट वर द क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। ये बताएं कि क्रेडिट सेल्स जो है मरियम की क्या थी। There are 4 amounts given in the question. A $39,000, B $46,000, C $47,500 and D $49,000. Which one is correct? Again, this is the test of your concept कि आपके concepts क्या हैं। तो अगर हम देखें सिंपल तरीके से सवाल को समझने की कोशिश करें और ट्रेड रिसीवेबल का लेजर अगर हम बना लें, आपको पता है लेजर बनाना बड़ा आसान है। इसका ओपनिंग बैलेंस जो $5000 जो दिया हुआ है इसको हम यहाँ लिखते हैं बैलेंस करके, क्योंकि आपको पता है डेबिट बैलेंस है। रिसीवेबल जो है वो आपका करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स वो तमाम एसेट्स होते हैं जो विद इन 1 ईयर
आपको जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलता है, तो इसका जो बीडी था ये $5000 आपने यहाँ लिख दिया, और जो एंडिंग बैलेंस है इसको यहाँ आपने बैलेंस सीडी जो है इसका यहाँ आ जाएगा $3500। और उसके साथ आप देखें कि आपने जो इसने मरियम ने जो पैसा रिसीव किया है, शी रिसीव्ड $47,500 फ्रॉम आवर कस्टमर्स। और जब पैसा रिसीव करते हैं कस्टमर से तो उसकी एंट्री क्या पास करते हैं, बैंक को डेबिट करते हैं और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। तो बैंक का रेफरेंस देके ट्रेड रिसीवेबल को $47,500 से आपने क्रेडिट कर दिया। अब अगर आप डेबिट और क्रेडिट साइड को देखें तो ये 47,500 प्लस 3,500 में इन दोनों को अगर प्लस करता हूँ तो ये $51,000 आते हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड पर। देख रहे हैं आप, डेबिट साइड मेरी जो है सिर्फ $5,000 है, एंड यू नो डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल, कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल करने के लिए यहाँ $51,000 में से अगर मैं ये $5,000, ये देख रहे हैं $5,000 अगर $51,000 का बैलेंस है, अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो मेरे पास $46,000 आता है। और ये डेफिनेटली $46,000 डिफरेंस अमाउंट जो है ये फिर क्रेडिट सेल्स होगी। आपको क्रेडिट सेल्स की एंट्री पता है क्या होती है, कि ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं। तो जो डिफरेंस अमाउंट है इन दोनों का लेजर जब बनाया हमने तो ये $46,000 आता है। देखिए $46,000 जो है वो चॉइस बी है हमारी। तो चॉइस बी जो है वो हमारी करेक्ट चॉइस है, बाकी ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। तो द सिंपल कंसेप्ट इज़ दैट कि आपको लेजर का कंसेप्ट होना चाहिए कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो डेबिट साइड के ऊपर लिखा जाता है लेजर के अंदर, और जो एंडिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो क्रेडिट साइड के ऊपर लिखा जाता है। जब आपने पैसा रिसीव किया तो वो क्रेडिट साइड पर चला जाएगा, लेजर का आपने टोटल किया एंड यू गॉट $51,000 आपके पास आ गए। जो ओपनिंग बैलेंस था वो $5,000 आपने माइनस किया। तो आपको पता है कि ट्रेड रिसीवेबल डेबिट जब होता है, जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो ये एंट्री आपने पास करी और इसको लेजर में पॉज करके आपने जो डिफरेंस था इसका वो $46,000 आपने निकाला। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। सू स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2019 के 1 जनवरी 2019 को उसने बिजनेस अपना शुरू किया। द ओनली अकाउंटिंग रिकॉर्ड शी मेंटेन्ड वाज बैंक अकाउंट, कि सिर्फ वाइद अकाउंट, क्योंकि जैसे आपको पता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो सिंगल एंट्री है वो आपको पता है कि जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता समटाइम, ना उनको अकाउंटिंग प्रॉपरली जैसे आप सीख रहे हैं ऐसे उन्होंने सीखी नहीं होती कि वो पूरा डेबिट क्रेडिट फॉर्म के अंदर हर चीज़ को रिकॉर्ड करें कि क्या डेबिट हुआ है क्या क्रेडिट हुआ है। तो अपनी आसानी के लिए जितने भी सोल ट्रेडर्स हैं वो अपने हिसाब से चीज़ों को लिखते हैं। अगर आप किसी रिटेलर्स को देखें तो उससे भी पूछें कि वो बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है उसका या नुकसान में जा रहा है। आल्दो उसने कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, उसके बावजूद भी वो आपको बताएगा कि वो प्रॉफिट के अंदर है या नुकसान के अंदर है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो सू है ये सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करती है। बैंक अकाउंट के जो कुछ आता है बैंक में रिकॉर्ड कर देती है, जो कुछ जाता है वो चेक के थ्रू पेमेंट करती है, तो बैंक अकाउंट मेंटेन करती है। पूछता क्या है, कहता है व्हाई इज़ द बैलेंस ऑन द बैंक अकाउंट नॉट इक्वल टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर, कि जो प्रॉफिट फॉर द ईयर आया वो बैंक अकाउंट से टाईबैक क्यों नहीं है। बैंक का बैलेंस डिफरेंट है और प्रॉफिट फॉर द ईयर डिफरेंट है। आपको पता है यहाँ अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहलाती है, अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक होती है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कि आप सिर्फ कैश में रिकॉर्डिंग करें कि बस ना आप जो भी खर्चा होगा फौरी आप पेमेंट कर देंगे, माल बेचेंगे तो कैश आपके पास आ जाएगा, क्रेडिट आपके बिजनेस में है ही नहीं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप अप्रूवल बेसिस, क्योंकि फिर तो बैंक का अकाउंट कहीं ना कहीं जाके प्रॉफिट को भी शो कर रहा होगा कि भाई इतना पैसा बाकी बचा, ये पैसा आया था, ये पैसा हमने खर्च कर दिया, ये जो पैसा बचा है हमारे पास यही हमारा प्रॉफिट है, और अगर हमने पैसा बैंक से ज़्यादा निकलवा लिया तो वो हमारा लॉस है। लेकिन अगर हम अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं तो अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये बताती है कि ख़र्चे अगर हो जाएं और आप उनकी पेमेंट ना भी करें तो भी उनको रिकॉर्ड कर लें, लाइबिलिटी अपने पास रिकॉर्ड कर लें। इसी तरीके से जो फिक्स एसेट्स हैं उनका डेप्रिसिएशन अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो वो भी रिकॉर्ड करें। आल्दो आप पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, लेकिन वो एक्सपेंस हो गया है क्योंकि एसेट को आपने यूटिलाइज़ कर लिया है तो आप उसको भी रिकॉर्ड करते हैं उठा के।
अगर गुड्स जो है आपने ख़रीदी थी चेक के ज़रिए, बैंक के ज़रिए आपने माल ख़रीदा, लेकिन ऑनर अगर ले जाता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो इसकी भी रिकॉर्डिंग आप अपने पास करेंगे। आल्दो पैसा तो नहीं गया, अब माल तो आपने जो ख़रीदा था वो चला गया, लेकिन फिर ऑनर के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जब आप फॉलो कर रहे होते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बैंक का बैलेंस आपके प्रॉफिट से टाई बैक हो। उसके रीजंस क्या क्या हो सकती हैं हम देखते हैं। कहता है एक्सपेंसेस में भी एक्रूड एट द ईयर एंड। बिल्कुल सही बात है कि एक्सपेंसेस एक्रूड हो सकते हैं कि कुछ एक्सपेंस ऐसे थे कि जो ड्यू तो हो गए थे, लाइक इलेक्ट्रिसिटी का बिल था कि जो आ गया था आपके पास, लेकिन उसकी पेमेंट आप अगले महीने में करेंगे। जो लोग आपके पास काम करते हैं उन्होंने काम तो कर लिया लेकिन उनकी पेमेंट आपने अभी तक नहीं करी, तो फिर वो भी आप रिकॉर्ड करेंगे। तो ये पहली बात सही है बिल्कुल। इसकी वजह से भी अब बैंक का लेजर आपका जो शो कर रहा है और प्रॉफिट शो कर रहा है, दोनों में फ़र्क होगा। गुड्स में हैव बीन टेकन फॉर पर्सनल यूज़ के जो ऑनर है सू जो है उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए अशिया ले ली, चीज़ें ले गई वो, तो इसकी वजह से भी फ़र्क आएगा बिल्कुल। जैसे कि मैंने बताया नॉन करंट एसेट्स में हैव डेप्रिशिएटेड कि वो डेप्रिशिएट आप करेंगे तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। ये तीनों रीजंस ऐसी हैं जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है और बैंक का बैलेंस है उन दोनों में फ़र्क होगा। जैसा कि मैंने बताया तो चॉइस ए कहता है ए 1 and 2 ओनली, नहीं ऐसा नहीं है, ये तीनों मौजूद हैं। बी में कहता है 1 ओनली और सी में कहता है 1, 2 and 3 ओनली। 1, 2 and 3 बिल्कुल सही बात है। तो हमारी जो चॉइस है, क्योंकि डी में 2 and 3 कहता है तो ये भी इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 22 अगर हम देखें तो सी चॉइस हमारी बिल्कुल सही है, जिसके अंदर 1, 2 and 3 तीनों आएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। लिमिटेड कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कि एक लिमिटेड कंपनी ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है। 1 जनवरी को बताते हैं ऑर्डिनरी शेयर ऑफ $1 ईच, $200,000 जो है उसका आपका शेयर कैपिटल था। आपको पता है लिमिटेड कंपनी एक होता है पर्सनल यूज़, आपका सिंगल अगर कोई आदमी काम कर रहा है जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, और बिज़नेस की दूसरी फॉर्म होती है पार्टनरशिप, और बिज़नेस की तीसरी जो फॉर्म होती है लिमिटेड कंपनी होती है, कि जिसके अंदर शेयर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर फ़रोख्त होते हैं। तो ये जो लिमिटेड कंपनी है उसका ऑर्डिनरी शेयर जो है, एक शेयर जो है $1 ईच का है, $200,000 का इसका शेयर कैपिटल है। तो इसका मकसद है $200,000 जो हैं ये ही जो शेयर थे, क्योंकि $1 ईच है। और रिटेन अर्निंग आपको पता है, इसे अगर कोई अकेला आदमी कारोबार करता है तो उसका फिर प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होगा, नेट इनकम होगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर के अंदर ये इनकम बढ़ जाती है। लेकिन लिमिटेड कंपनी में आपको पता है जो कुछ भी कंपनी कमाती है वो एक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसे हम रिटेन अर्निंग शो करते हैं। तो रिटेन अर्निंग असल में शो करती है कि जो कुछ आपने कमाया अभी तक वो रिटेन किया हुआ कितना रखा हुआ है बिज़नेस में, क्योंकि कंपनी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बाद में इसी से हम जनरल रिज़र्व के अंदर किसी पर्टिकुलर काम के लिए यहीं से ट्रांसफ़र करते हैं। अगर जो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने बिज़नेस में पैसा लगाया है उनको अगर हमें प्रॉफिट देना है तो डिविडेंड जिसे हम कहते हैं, शेयर होल्डर को जब प्रॉफिट हम देते हैं तो उसे डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड भी इसी रिटेन अर्निंग से हम ट्रांसफ़र करते हैं। ये इसका बैकग्राउंड था। तो 1 जनवरी को इसने इन दो चीज़ों की पोजीशन आपको बताई। 31 दिसंबर को कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर $43,000 का है एंड ट्रांसफ़र टू जर्नल रिज़र्व। जर्नल रिज़र्व किसी स्पेसिफिक काम के लिए $10,000 ट्रांसफ़र कर दिए इसने अपनी रिटेन अर्निंग से। डिविडेंड ऑफ 10% ऑन ऑर्डिनरी शेयर वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, कि 10% ऑर्डिनरी शेयर्स जिन लोगों ने शेयर्स ख़रीदे हुए थे उनको डिविडेंड दिया है। तो अगर मैं 200,000 का 10% अगर निकालूं, क्योंकि ये 200,000 ही मेरा शेयर कैपिटल है, इसी पर 10% में डिविडेंड दूंगा, तो ये मैं 200,000 अगर लिखता हूं और इसका मैं 10% निकालता हूं तो ये $20,000 बनता है। ये आप अपने पास जहन में रखिएगा। तो $20,000 का मैंने डिविडेंड दिया। कहता है व्हाट वर द रिटेन अर्निंग, ये बताइए रिटेन अर्निंग 31 दिसंबर को कितनी थी। अब रिटेन अर्निंग कितनी थी 31 दिसंबर को, ये बड़ा सिंपल सा है। हम रिटेन अर्निंग का अगर लेजर में बनाऊँ यहाँ पर आसानी के लिए समझने के लिए, रिटेन अर्निंग क्योंकि इसकी नेचर इनकम की होती है तो इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड के ऊपर होगा, अनलेस कि अगर आपका डेफिसिट चल रहा है कि रिटेन अर्निंग शो कर रही है कि माइनस में है, कि रिटेन अर्निंग के बजाय लॉस में जा रहे हैं, तो फिर डेबिट साइड पर आएगा। अभी क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है, तो जब दिया हुआ नहीं हो तो एज्यूम करें कि ये क्रेडिट बैलेंस है, इनकम को शो करते हैं। $12,000 आप यहाँ पर लिख लें। प्रॉफिट फॉर द ईयर जब होगा तो उसकी एंट्री क्या पास करते हैं, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करते हैं
और इनकम समरी, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करने के बाद रिटेन अर्निंग को क्रेडिट कर देते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर से कितनी आएगी, $43,000 की इनकम क्रेडिट, रिटेन अर्निंग को हमने क्रेडिट किया। ट्रांसफ़र जब करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जर्नल रिजर्व के अंदर कितने पैसे हमने ट्रांसफ़र करे, जब ट्रांसफ़र करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं, रिटेन अर्निंग को डेबिट करते हैं और जर्नल रिजर्व को क्रेडिट करते हैं। तो जर्नल रिजर्व का हवाला देकर देखें, डेबिट साइड के ऊपर मैंने लिख दिया, ये लिख दिया डिविडेंड। डिविडेंड जो है वो भी दिया है, कितना डिविडेंड दिया मैं अभी निकाल कर आपको मैंने बताया, $20,000 का डिविडेंड दिया मैंने। तो ये मेरे पास लेजर आ गया। अब अगर मैं क्रेडिट साइड को टोटल करता हूँ तो 43,000 की इनकम थी, इसमें 12,000 जो है शुरू में पड़ा हुआ था, तो $55,000 ये देखिए मेरा क्रेडिट का बैलेंस आया। डेबिट के अंदर कितना पड़ा हुआ है, इसी $55,000 से मैंने पहले इस $10,000 को माइनस किया और फिर माइनस किया मैंने इस $20,000 को। तो मेरा जो डिफरेंस है, जिसे मैं बैलेंस CD करूँगा, वो मेरे पास $25,000 आता है। ये फ़र्क है इन दोनों लेजर के दरमियान, जो डिफरेंस होगा इसी को हम कहते हैं, क्योंकि बोथ साइड शुड बी इक्वल। ऑन द क्रेडिट साइड वी हैव $55,000 and on debit side we have only $10,000, the amount which was transferred to journal reserve, and the amount which was paid as a dividend to the shareholders was $20,000. It comes 30,000. And on the credit side we have $55,000, so the difference is $25,000. So at the year end we have the balance and retained earning account $25,000, and here we see the choice C. The choice C, $25,000, and I have told you, explained you all the things. तो क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर सेफली वी कैन से कि सी चॉइस हमारी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, व्हाट डजंट अपीयर इन ए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर कौन सी जो इन चारों में से कौन सी चीज़ है जो अपीयर नहीं होगी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का ताल्लुक है ऑनर्स इक्विटी से। ऑनर्स इक्विटी जिसको हम शेयर, अगर लिमिटेड कंपनी है तो चेंजेस इन इक्विटी में कहते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक तो शेयर होल्डर्स का शेयर, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका कैपिटल आएगा जिसे शेयर कैपिटल कहते हैं। रिटेन अर्निंग आएगी, रिटेन अर्निंग के अलावा डिविडेंड जो हम पे करते हैं वो भी रिफ्लेक्ट होगा। जर्नल रिजर्व में जो हमने ट्रांसफ़र करें हैं वो भी होगी। अलबत्ता लाइबिलिटी टाइप की कोई चीज़ जो है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हो गई, करंट लाइबिलिटीज़ हो गई, करंट एसेट्स हो गए, इस किस्म की चीज़ें जो हैं अपीयर नहीं होती। तो अगर हम ए चॉइस देखें तो ए में कहता है डेबेंचर्स इंटरेस्ट पेड, के डेबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट पेड करा, इसका ताल्लुक जो है वो शेयर होल्डर्स इक्विटी से नहीं है। ये तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा, वहाँ से अलबत्ता जो नेट इनकम और नेट लॉस होगा वो रिटेन अर्निंग के अंदर जाएगा, वहाँ रिफ्लेक्ट होगा। तो इंटरम डिविडेंड, बिल्कुल डिविडेंड आता है। इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ये भी आ जाएंगे। ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व, ये तीनों जो हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर आते हैं। अलबत्ता डेबेंचर इंटरेस्ट पेड, तो ए चॉइस जो है हमारी 24 के अंदर वो सही चॉइस है और लॉजिक मैंने एक्सप्लेन करी आपके सामने। 24 में ए आ गया। 25 में आते हैं, विच कॉस्ट वुड बी इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, के कौन सी कॉस्ट जो है प्राइम कॉस्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगी। देखिए मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताऊँ। मैन्युफैक्चरिंग में 3 बड़े बड़े आइटम्स होते हैं। एक डायरेक्ट मटेरियल होता है, एक डायरेक्ट लेबर होती है। अगर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को आप जमा करें तो ये प्राइम कॉस्ट कहलाती है। प्राइम कॉस्ट के बाद इसमें फैक्ट्री ओवरहेड अगर जमा कर देते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है। अगर शुरू में वर्क इन प्रोसेस जो आप काम कर रहे थे वो पड़ा हुआ है तो जमा कर लें उसके अंदर, और जो बाकी बचा है उसे माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी कंप्लीट। लेकिन अगर आपके पास ओपनिंग एंड एंडिंग वर्क इन प्रोसेस उसने दिया हुआ है, और अगर फिनिश गुड्स दी हुई है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ओपनिंग फिनिश गुड्स को जमा कर दें, एंडिंग को माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास आ जाएगी। इस पूरे के अंदर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो फिर फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बन जाते हैं, जो डायरेक्ट होते हैं, और जो इनडायरेक्ट जो जिनका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग से होता है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आ जाते हैं, और बाकी फिर इनकम स्टेटमेंट में चले जाते हैं। जो ऑफिस वगैरह से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो चीज़ें, मार्केटिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं। तो इस बैकग्राउंड के साथ हम देखें तो एक चीज़ अलबत्ता ऐसी होती है जो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर के अलावा
प्राइम कॉस्ट के अंदर आती है, वो होती है रॉयल्टीज़। अब ये रॉयल्टीज़ क्यों आती हैं आप पूछेंगे। रॉयल्टीज़ ये है लाइक जैसे आप मैकडोनल्ड को देख रहे हैं, KFC को देखें, ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड हैं। आप मैकडोनल्ड खाने के लिए जाते हैं, आप KFC जाते हैं, तो ये जो लोकली जो फ्रेंचाइज जिन लोगों ने ली हुई है, ये जो इन तमाम चीज़ों को कोई इसका एक फार्मूला होगा, उस फार्मूले के तहत क्या होगा कि जो कुछ भी माल बिकेगा, सेल्स है या वॉटेवर, उसकी रॉयल्टीज़ जो है, फिर ये जो जहाँ से ये आया है, मैकडोनल्ड का जो ऑनर है बेसिकली, जिन्होंने ये रेसिपी दी है, जो पूरी दुनिया में फ्रेंचाइज लोग खोल कर बैठे हुए हैं। आप दुनिया में कहीं भी जाएं, मैकडोनल्ड का आपको एक ही जैसा जो जिसे कहते हैं कि आप स्पेस है, जो उसकी लोकेशन है, जो उसका लेआउट है, वो सब आपको मिलेगा। जो मोर और लेस टेस्ट भी आपको दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में एक जैसा मिलेगा। तो इसका मकसद है कि रेसिपी एक जैसी है। तो वो जो फ्रेंचाइज जिन लोगों ने दी है, उनको जो बेनिफिट्स मिल रहा है, उसका जो ऑनर है, जहाँ से ये क्रिएशन हुई है, उसको भी कुछ मिलना चाहिए, वो रॉयल्टीज़ कहलाती है। तो इस किस्म के बिजनेसेस जो होते हैं, उसकी अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट निकालने के लिए जाते हैं, प्राइम कॉस्ट निकालने जाते हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर के अंदर रॉयल्टीज़ को प्लस करते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है, ये नहीं आएगा प्राइम कॉस्ट में। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी ये भी नहीं आएगी, ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगी। इंश्योरेंस भी नहीं आएगा। अलबत्ता रॉयल्टीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगी। इसको ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड रॉयल्टीज़। तो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर वी कैन सेफली से कि रॉयल्टीज़ जो है वो हमारा सही जवाब है। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर मैं रोक देता हूँ इसको, और हम क्वेश्चन नंबर 26 से फिर अगला लेक्चर हम शुरू करेंगे। और उसकी रीज़न ये है कि जो कंसेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, इस वीडियो को आप देखें। वीडियो को देखने के बाद में फिर ख़ुद से प्रैक्टिस करें। जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यू विल बी गेटिंग द कॉन्फिडेंस, और जब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, तो बाकी जो मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस हैं, वो आपको आसान लगने लगेंगे। तो एज आई हैव टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ द लेक्चर, there are only two things in accounting. One is the clarity of concept and the second is practice. तो होप आपकी समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। इन द मीन टाइम टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।